दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ बंगाली राइटर सरदिंदु बंदोपाध्याय साहब की एक कहानी भूत भविष्य, उसका एक हिस्सा जिसे मैंने नाम दिया है एक राइटर का भूत। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक राइटर हूं। लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, नाम वाम लेते हैं, लेकिन साहब इस नाम वाम लेने से पेट थोड़ी भरता है। साथ के जो दोस्त थे वो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, अब तो पहचानते भी नहीं, सब कामयाब हो गए। एक हम ही हैं जो कलम खिंचते रह गए हैं भाई साहब। अब कुछ साल पहले की बात है, जब मुझे अपनी हालत पे बड़ी कोफ्त हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना शहर बदल लिया जाए और नए माहौल में एक नया नॉवल लिखा जाए। देखिए, किस्मत भी अच्छी थी कि जैसे ही मैंने इरादा किया एक पब्लिकेशन हाउस में बात भी बन गई और कुछ एडवांस भी मिल गया। तो साहब मैं चल दिया कलकत्ता और यहाँ कलकत्ता में एक किराए का मकान लिया और वहाँ रहकर मैं रहने लगा। उस कमरे की हालात कुछ ठीक नहीं थे, खिड़कियाँ टूटी हुई थीं, छत भी बारिश में थोड़ी बहुत टपकती थी, एक पलंग था, एक हिलता हुआ टेबल था और वहीं पर एक स्टूल पड़ा हुआ था। बस यही सब था। और मकान मालिक साहब भी बगल में ही रहते थे, उनका कुछ ब्याज पे पैसा देने का काम था। अच्छा, तो साहब मैं अपने कमरे में आराम से रहने लगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। रोज का यही मामूल था कि सुबह उठो, फ्रेश हो, पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लाओ और लिखने बैठ जाओ। बोर हुए तो आसपास की सैर को निकल गए, कुछ देर चाय की दुकानों पे बैठ के चाय वाय सिगरेट विगरेट पी, फिर लौट आए और देर रात तक लिखते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन साहब अचानक मुझे एहसास हुआ कि जिस कमरे में मैं रहता हूं इस कमरे में कोई और भी है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी यहां रहता है। अब क्योंकि मुझे लगातार किसी के होने का एहसास बार बार हो रहा था, शुरू में तो मैंने कुछ इग्नोर किया कि भाई चलिए अपना वहम होगा, लेकिन जब भी मैं लिखने बैठूं तो ऐसा लगे कि पीछे जो है कोई खड़ा हुआ है। मैं पलट के देखूं तो कोई नहीं। अच्छा, भूत से अपन को डर नहीं लगता है, अपने को तो इंसानों से ज्यादा डर लगता है भाई, वो ज्यादा खतरनाक है। पर यह एहसास कि कमरे में कोई और भी है मुझे बार बार परेशान करने लगा। अब एक रात का किस्सा सुनिए। मैं कमरे की बत्ती वत्ती बुझा के लेट गया, रात की आखिरी वाली सिगरेट पीने का मन हुआ। अब जैसे ही मैंने माचिस जलाई तो साहब क्या देख रहा हूं कि मेरे पलंग के पास कोई बैठा हुआ मुझे घूर रहा है, दो चमकती हुई आंखें। मैं समझ गया कि मेरा अंदेशा सही था। हालांकि मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि कोई लुटेरा तो होगा नहीं, और होता भी तो किसी पैसे वाले घर में जाता, यहाँ क्या रखा है लूटने के लिए। तो मैं डरा नहीं, बस चौंक के उठ बैठा और बोला, कौन कौन? देखा तो वो आकृति जो थी वो गायब हो गई। मैंने माचिस जलाई, कोई नहीं था वहां पे। मैंने सोचा कि चलो वहम होगा, मैं सो गया। खैर, अब सुबह मुझे याद भी नहीं रहा कि कोई था वहां। पूरे दिन मैं अपनी नॉवल में डूबा रहा, लिखता रहा। रोमांटिक नॉवल थी। लिखते लिखते फिर दिन निकल गया, फिर रात हो गई, फिर मैं लेट गया कमरे में अंधेरा अंधेरा करके। अच्छा, आधी रात के वक्त कमरे में एक आवाज गूंजी, सुनिए। वो आप सो गए क्या? मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। कौन है? कौन? कहते हुए मैंने जल्दी से माचिस जलाई। अब मैं क्या देख रहा हूं कि एक झिलमिल सी आकृति जो है मेरे पलंग के पास बैठी हुई है साहब। और मैं जैसे उठ के बैठा, मैंने कहा, कौन है? तो बोला, देखिए, वो घबराइए मत, मुझे गलत मत समझिएगा, वो मैं दरअसल एक भूत हूं। मैंने कहा, ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। जी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बस एक भूत ही हूं। उसकी बातों से लग रहा था कि बड़ा शाइस्ता, बड़ा पुरखुलूस भूत है, डराता नहीं है। उसकी बात से मेरे डर जाता ही रहा। पूछा, हाँ भाई, तो यहाँ कैसे? बोले, ओ देखिए, मैं जब जिंदा था तो मेरा नाम नंद दुलाल नंदी था। मैंने कहा, बढ़िया नाम है भाई। वो आगे बोला, तो मेरा कोई ऐसा बुरा इरादा नहीं है साहब, वो मैं बस डराना नहीं चाहता किसी को। अजीब भूत था, इतनी शराफत में बात कर रहा था कि डर तो छोड़िए, मैं तो उससे बोर होने लगा।
मैंने उबासी लेते हुए कहा, अरे भाई राधा, अगर तुम्हारा बुरा हो भी तो मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? हाँ? भूत ने ठंडी सांस ली, बोला, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। मैंने कहा, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? बोला, नहीं, कोई ऐसा खास काम तो नहीं है, बस बात करने का मन था और कोई मिलता नहीं है बात करने को, तो भाई आप जैसे कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं। मुझे लगा आप भी मेरी तरह बेचारे हैं, अकेले हैं, तो शायद आप भी थक गए होंगे अपने दोस्तों से उधार मांगते मांगते। मुझे आपकी हालत का पता है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप ही से बात कर लेता हूँ। उधार वाली बात सुन के मुझे बुरा तो बहुत लगा, पर मैं चुप रहा। सही तो कह रहा था खैर वो। मैंने कहा, अच्छा, तो यानी आप यहीं कहीं पास में ही रहते हैं? हाँ हाँ, ये जो बिल्कुल पास ही में, ये जो निकुंज साहब का जो बाग है ना, उसमें जो वो पुराना पेड़ लगा हुआ है, हाँ, बस वही गरीब खाना है हमारा, वही लटका रहता हूँ मैं। कभी तशरीफ लाइए। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कभी आके लटकता हूँ आपके साथ। मैंने कहा, जी जी, बड़ी इनायत होगी। तो वैसे निकुंज बाबू के बाग में क्यों रहते हैं आप? वो बोला, अरे साहब, कभी वो बाग जो था वो हमारा ही था साहब, अब परपोते ने सब बेच दिया सब। अच्छा, तो आपके परपोते साहब जिंदा हैं अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो, हालांकि उनकी हालत बहुत ख़राब है बेचारे, बहुत, जो भी देखिए ख़ानदानी दौलत थी हमारी, वो जो कुछ मैं छोड़ गया था वो हमारी पुश्तों ने सब बेच खाया साहब। अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहते हुए पीछे टेक लगाया और पूछा, तो आप वैसे किस ज़माने में थे? वो बोले, हम अरे साहब, हम तो बहुत पुराने ज़माने में थे, वो आपने 1857 की गदर वाला टाइम तो सुना ही होगा, तो उसी में थे हम, और ऐसे वैसे नहीं थे साहब। मतलब आप ये ना समझे कि कोई उठाई गिरे थे। अरे मुंशीगिरी करते थे उस ज़माने में, और अंग्रेज़ों की मुंशीगिरी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो बहुत पैसा वैसा बनाया हमने, और ऐसा लगता था कि जैसे हमारी 7 पुश्तें जो हैं वो आराम से खाएंगी। लेकिन साहब अब क्या बताएं, हमारी औलादें निकल गई ख़राब हैं, और उन सब ने बर्बाद कर दिया सब कुछ। मैंने उबासी लेते हुए कहा, अरे भैया, यही होता है आजकल। हमारे परदादा के पास भी बहुत दौलत थी। अम्मा मैं बताती थी कि एक बार 21 कहीं जा रहे थे और देखा खेत में एक लड़का खड़ा पतंग उड़ा रहा है। अब परदादा साहब का मन हो गया पतंग उड़ाने का। बोले, ए लड़के, इधर आओ ज़रा, हाँ लाओ ज़रा 2 पेंच लड़ाएं। और लड़के ने भाई दे दिया उनको अदब में कि लीजिए भाई साहब, उड़ा लीजिए आप। अब इन्होंने पतंग ली और उड़ाने लगे, और भाई साहब कट गए उसी में। अब वो लड़का जो था वो ज़ारो कतार रोने लगा। अब इन्होंने काका देखी, इनकी फराकदिली देखी, इतने बड़े आदमी थे कि बोले, ए उदास मत हो, हाँ जाओ, वो जो मेड़ तक की ज़मीन दिख रही है ना, वो सब तुम्हारी है, जाओ। और चल दिए साहब। ऐसी अय्याशी में पैसा लुटाया है भैया। आज देख लो उनकी नस्लें, हमें देख लो, किराए के मकान में लेटे हैं। तो सही कह रहे थे आप। बोले, हाँ भाई साहब, यही ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। अच्छा, मैंने कहा, अच्छा सुनिए भाई साहब, अभी रात बहुत हो गई है, अब आप जाइए, हमें भी सोने दीजिए, हाँ तशरीफ़ ले जाइए आप। वो भूत बोला, जी जी बिल्कुल वो बहुत माजरत चाहते हैं, खलल डाला हमने आपके आराम में, तो मैं चलता हूँ, हाँ चलता हूँ भाई साहब। मैं वो उठा और गायब हो गया, और मैं आराम से सो गया। अच्छा, इसके बाद भी उससे कई और मुलाकातें भी हुई, और वो आता था, बहुत मुअज़्ज़ज़ तरीके से हमारे साथ बैठता था, और यहाँ तक कि खूब सारी बातें करता था यहाँ वहाँ की। मुझे अनजान शहर में कोई बात करने वाला मिल गया था, और आसानी ये थी कि जब थक जाओ तो उससे कह दो कि भाई जाइए, तो फौरन चला जाता था। एक रात की बात है, जब वो भूत मेरी मसहरी के पैतियाने में बैठा हुआ था, तो बोला, हुजूर एक बात कहें? नहीं मतलब आप बुरा ना मानिएगा तो अर्ज़ करें। मैंने कहा, हाँ हाँ कहो कहो। बोले, देखिए, मैं दरअसल आपके पास एक काम की वजह से आया था। मैंने कहा, देखिए, आदमी जो है बिना काम के किसी के पास जाता नहीं है। ये हमने अब तक आदमी के बारे में सुना था, पर अब तो ये सुन रहा हूँ भूत भी देखिए काम के बगैर नहीं आते। खैर कहिए। बोले, नहीं नहीं, देखिए गलत मत समझिएगा, मैं दरअसल इतने दिन से आपके साथ इसलिए उठ बैठ रहा था साहब कि मैं देखना चाहता था कि आप नेचर वाइज कैसे हैं। नहीं मतलब ईमानदार हैं कि नहीं है, चोर और ठग वक्त तो नहीं है कहीं आप। तो मैंने पूछा, क्या समझा फिर आपने? नहीं नहीं, आप तो बहुत भले आदमी हैं, बहुत नेक आदमी है साहब आप। अच्छा, तो अब इस भले और नेक आदमी से क्या काम निकल आया आपका? मैंने पूछा तो बोला,
हुजूर, ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं यानी नंद दुलाल नंदी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुंशीगिरी करता था और बहुत पैसा बनाया मैंने। और जब मेरी उम्र करीब 45 साल थी साहब, तब जो है इस देश में म्यूटनी हुई, वो विद्रोह शुरू हो गया। आपने सुना ही होगा ना, 1857 की जो गदर हुई। तो उस गदर में क्या था कि साथ साथ कुछ लूटपाट भी होने लगी। अब हम तो थे अंग्रेज़ों के मुलाजिम, तो हमें तो और डर था भाई, खतरा था। हालांकि हम भी देशभक्त थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई लुटेरों का क्या ईमान। अच्छा, उस वक्त मेरे जैसे जितने भी पैसे वाले लोग थे, उन लोगों को बहुत डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन लूट में सारा माल चला जाए घर का। तो इसलिए मैंने काम किया, मैंने अपनी जो जितना भी मेरी माल था, जितनी भी दौलत थी, उसका एक बड़ा हिस्सा लिया और उसको 100 सोने की अशर्फियों में बदल लिया और फिर उसे एक घड़े में डाल के अपने ही बाग में जाकर मैंने पेड़ के नीचे दबा दिया। अब ये सोच लिया मैंने कि अगर सब कुछ लुट भी गया है, मान लीजिए मतलब सब कुछ लुट भी गया, तो खजाना तो हिफाजत से रहेगा है। अब लेकिन भाई साहब क्या बताएं कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब एक दिन जब घर पे हमला हुआ तो हमें साहब मतलब थोड़ा डरपोक थे हम, थोड़ा हमारा दिल का दौरा पड़ गया, तो उसी में हमारी मौत हो गई। अब हम किसी को बता भी नहीं पाए कि वो जो घड़ा है सोने का अशर्फियों वाला, वो कहाँ रखा हुआ है। तो भाई साहब हम तो चले गए और कुछ दिन के बाद जो है ये मुल्क में अमन लौट आया, सब शांति फैल गई, सब ठीक ठाक हो गया। अब जो मेरा बेटा था यशोदा लाल, उसने मेरे जाते ही साहब पैसा कौड़ी अय्याशी में उड़ाना शुरू कर दिया। ये बड़ी बड़ी दावतें हो रही हैं घर में। फिर उनका बेटा आया, वो भी अय्याश निकला और होते 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 साहब हालात ये हो गए कि अब जो बेटे के बेटे का बेटा है, उसका नाम है गोपी दुलाल, वो बेचारा बहुत गरीबी में रह रहा है। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, एक बेटी है 20 साल की, उसकी शादी करना चाह रहा है लेकिन पैसा नहीं है। अब मैं उठ के बैठ गया और एक्साइटमेंट में मैंने सिगरेट जला ली और मैंने सीधे काम की बात पूछी। तो वह अशर्फियों वाला घड़ा क्या अभी भी उस पेड़ के नीचे है? वो बोले हाँ वहीं पर है। मैंने सोचा कि यार 100 सोने की मोहरों की कीमत आज के समय में तो बहुत ज्यादा होगी और इतने में तो पीढ़ियां जो है वो संवर जाएंगी। तो भूत बोला मैं जानता हूं साहब कि आप कीमत के बारे में सोच रहे होंगे। देखिए कीमत तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा था सिवाय आपके। सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकता हूं क्योंकि आप ही हैं जो उसे निकाल सकते हैं। मैं कैसे निकाल सकता हूं भाई? अरे क्यों नहीं निकाल सकते आप? वो आधी रात में जाइएगा और वो पेड़ जो है बहुत दूर नहीं है वहां से, वहां जाइए, सुनसान कोने में है, वहां रात में कोई आता भी नहीं है। वो कुदाल फावड़ा वही रखे रहते हैं और बस थोड़ा सा खोदिए और बस हाथ भर का है, ज्यादा नहीं है, हाथ भर का ही है, वो खोदिए और अपना वो गला निकाल के अपना निकल आइए। अरे नहीं भैया हमको माफ करो, मैंने कहा अरे भाई साहब बस करो ये, और वैसे भी वो निकुंज बाबू का खेत है, उनका बाग है, उसमें मैं जाके रात में खुदाई करूंगा, वो करने देंगे मुझे? देख लेंगे तो बहुत मारेंगे। अरे ये मुझसे नहीं होगा भैया, ना 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 ना। मैं इतना कह ही रहा था कि उसने कहा इसके बदले में आपको कमीशन में 5 सोने की अशर्फियां दूंगा। भूत ने कहा तो मैं अचानक से सन्न रह गया। सोचने लगा कि मामला बुरा तो नहीं है, अगर थोड़ी हिम्मत की जाए तो जिंदगी संवर सकती है। पर मैंने कुछ दिन का वक्त लिया और बहुत सोचा और फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि ठीक है मैं जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं। अब भूत के होंठ जो थे वो खुशी से कांपने लगे, उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। बोले मुझे पता था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो चलिए साहब फिर करते करते आखिरकार वो रात भी आ गई जब मैं रात को 3 बजे भूत का साथी बनकर घर से बाहर निकला। आसमान में कृष्ण पक्ष की हल्की चांदनी थी। उसी मध्यम उजाले में मैं दीवार लांग कर निकुंज बाबू के बगीचे में पहुंचा। अब सोचिए भूत मेरे साथ था और कह रहा था कि डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। खैर मैंने वहां पर रखी हुई कुदाल उठाई, आगे बढ़ा और उस पेड़ के नीचे चलकर गया।
वो झिलमिलाती हुई आकृति यानी कि भूत भी मेरे साथ इधर उधर देख रहा था। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। हवा सरसराती हुई बह रही थी बाग में और पेड़ झूम रहे थे। मैं पेड़ के पास पहुंचा, कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। ये सब किसी ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन खैर थी तो हकीकत। आधे घंटे के बाद खुदाई करते करते खटाक की एक आवाज आई, जोर की आवाज। मैंने झांक कर देखा तो एक घड़े का मुंह नजर आया। भूत खुशी के मारे भांगड़ा करने लगा। मैंने उस पर लगा हुआ ढक्कन हटाया। अशर्फियां चमक रही थी अंदर, सोने की। मैंने चुपचाप घड़ा उठाया और कुछ देर के बाद मैं जल्दी से घर भाग आया। थोड़ी देर के बाद मेरे बिस्तर पर 100 अशर्फियां फैली हुई थी। उसमें से 5 तो मैंने अलग कर ली क्योंकि 5 मेरा कमीशन था, पर जानता था कि अगर मैंने लालच की तो ये भूत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे लालच नहीं करनी थी। पर सही बताऊं तो 95 अशर्फियां अलग करते वक्त मुझे दुख तो बहुत हुआ था। इंसानी जज्बात है। अब भूत जी की बात यह है कि उन्होंने कहा कि भाई साहब एक आखिरी काम आपको और करना है, और वो ये है कि ये 95 अशर्फियां जो हैं वो आपको जाकर गोपी दुलाल के घर पर देनी है, जिसकी एक बेटी है, जिसकी गरीबी की वजह से वो शादी नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए उन्होंने ये काम पूरा करवाया। मैंने सोचा कि चलिए ये काम भी निपटा देते हैं, फिर वापस आकर 5 अशर्फियों से अपना ऐश भी करेंगे। अगले दिन मैंने बेनेपाड़ा मोहल्ले के आखिरी सिरे पर जाकर गोपी दुलाल का घर ढूंढ लिया। वो मकान बहुत पुराना और बहुत टूटा फूटा था, जगह जगह से उसका प्लास्टर झड़ा हुआ था। उस घर के आंगन के सामने एक झबरीले बालों वाला लड़का सीटी बजाते हुए टहल रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। वो झबरीले बालों वाला छोकरा मेरी ओर तिरछी नजर से देखता हुआ एक तरफ हट गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक लड़की थी। उसने धीरे से दरवाजा खोलते हुए मुझे देखते ही वो पीछे हट गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, किससे मिलना है? बाबा घर पे है नहीं। मैं समझ गया कि ये वही लड़की है जिसकी बात मुझे बताई गई थी, गोपी दुलाल की इकलौती बेटी। वो सुंदर थी, चेहरा नाजुक था, आंखों में चमक और बाल लंबे। उसने अपने पिता की पुरानी धोती ओढ़ रखी थी, लेकिन वो इंतहाई खूबसूरत थी। मैंने कहा, जी तो क्या ये गोपी दुलाल जी का घर यही है? उसने कहा, जी हाँ, लेकिन वो घर पर है नहीं, अस्पताल गए हैं, लौटने में शायद देर होगी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। वो दरअसल मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम था, वो आए तो कहिएगा कि मैं शाम को फिर आऊँगा। इतना कहकर मैं वापस अपने काम में आ गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। हालांकि उस लड़की का चेहरा जो था वो मेरे जहन में घूम रहा था। सोचते सोचते मैंने सिगरेट पे सिगरेट जलानी शुरू कर दी। पूरा कमरा धुआं धुआं कर दिया और धुआं छटा तो भूत जी जो थे वो फिर किनारे खड़े मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर बस मुस्कुराते रहे। अगली दोपहर मैं फिर गया उनके घर, गोपी दुलाल साहब के घर। मैंने दरवाजा खटखटाया। पहले दरवाजा हल्के से खुला। वही खूबसूरत आंखें। बोली, जी नमस्ते। मैंने कहा, नमस्ते नमस्ते। वो बोली, बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है आज आप उनसे मिल नहीं पाएंगे, क्या कोई ज़रूरी काम था आपका? उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने अचानक पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? वो डर से फैली आंखों से मुझे देखने लगी और फिर धीमी आवाज में बोली, कमला। मैंने कहा, कमला, अपने बाबा से कहना कि मेरे पास उनके कुछ पैसे हैं जो मुझे देने हैं, बस वही देने आया हूं। दरवाजे के अंधेरे से वो मेरी ओर हैरानी से देखती रही, फिर जैसे परछाई की तरह अंदर चली गई। कुछ देर के बाद लौटी और बोली, आइए अंदर आइए।
मैं अंदर गया तो देखा कि गोपी दुलाल साहब बिस्तर पर बैठे हाफ रहे थे। चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर कमजोर था और कांपता हुआ। आंखों में थकान, फिक्र और बीते सालों की गहरी परछाई झलक रही थी। मैं धीरे से उनके पास जाके बैठ गया और उन्होंने मुझे देखा, फिर भारी सांस लेते हुए बोले, आप कौन? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मेरा कोई पैसा आपके ऊपर है। मैं मुस्कुराया, उनकी तरफ खिसका और मैंने उनके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। मैंने कहा, देखिए मैं पैसे की बात बाद में करूंगा, पहले मेरा एक प्रस्ताव है। देखिए मैं आपका स्वजाती हूं, शरीफ आदमी हूं। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। गोपी जी घबरा गए। मैंने उन्हें अपना तारुफ दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। उनकी सांसें और तेज हो गईं। आखिर में बोले, देखिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे बहुत कुछ है, कहते हुए मैंने उनकी तरफ एक पोटली बढ़ा दी और उस पोटली में 95 नहीं 100 मोहरें थी। 100। मैंने पोटली खोली और उनके सामने 100 की 100 मोहरें, 100 की 100 अशर्फियां बिखेर दी और उनको पूरा किस्सा बताया। पता नहीं उन्हें मेरी बात पे यकीन हुआ या नहीं हुआ, पर उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दिया। इसके कुछ ही दिन के बाद मेरी और कमला की शादी हुई। भूत जी भी आए थे उसमें, लेकिन कुछ दिन के बाद गोपी दुलाल यानी कि मेरे ससुर जी का इंतकाल हो गया। शायद अचानक मिली खुशी और दौलत को वो संभाल नहीं पाए। मैं कलकत्ता से वापस अपने शहर लौट आया और अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा था। सारा कर्ज मैंने चुका दिया। मैंने अपनी आधी लिखी हुई नॉवल जो थी वो फाड़ के फेंक दी और अब मैं एक नई लव स्टोरी लिख रहा था। अच्छी बात यह है कि वापस आने के बाद से आज तक वो जो भूत जी थे वो मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी, क्योंकि मैंने अपना पूरा काम ईमानदारी से किया था। अमानत में बिल्कुल खयानत नहीं की थी। हाँ, जब आखिरी दिन था, जब मैं कलकत्ता से निकल रहा था और रिक्शा बाहर खड़ा था और मैं बीवी को उसमें बैठा कर एक आखिरी बार अंदर आया था उस घर को देखने के लिए जिसने मुझ जैसे फटीचर राइटर की जिंदगी बदल दी। मैं देख ही रहा था कि मुझे किनारे खड़े भूत जी दिखाई दिए। मुस्कुरा रहे थे। हाथ हिलाकर उन्होंने टाटा किया और आंख मार कर इशारा करते हुए बोले, कमीशन थोड़ा ज्यादा नहीं ले ली तुमने? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप YouTube पर इसे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप इसे Spotify या Apple Podcast पर सुन रहे हैं तो हमें वहां रेटिंग्स दीजिए, फॉलो कीजिए। और जो शो का नाम है, कहानी का नाम नहीं, शो का नाम है, जहां पर उसके नीचे आपको कुछ स्टार्स दिखाई देंगे, उन्हें क्लिक करें और जितने स्टार्स आप देना चाहते हैं दें। इससे ये कहानी और लोगों तक जाएगी। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।